स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको क्लास 10th क्षितिज पुस्तिका हिंदी NCERT चैप्टर 4 आत्मकथ्य। और इस कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। स्टूडेंट्स, हमने पहला पद एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप उसे समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो पर अवश्य जाइए। और आज हम आपको इसका सेकंड पद जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और सेकंड पद जो है इस तरह से है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 4 आत्मकथ्य से ली गई हैं और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने जीवन के बारे में खाली गागर की उपमा दी है। यानी खाली गागर का मतलब ये कि जिस तरह से एक गगरी पानी के बिना खाली होती है, इसी तरह से उन्होंने अपने जीवन को खाली गागर की उपमा दी है और इस संसार में सुख की आशा उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि उनका जीवन काफी अभावों में और संकटों और संघर्षों के बीच में ही बीता है। तो क्षणिक सुख जो उन्हें जीवन में मिला था, जो बचपन में जिसकी अबोध जिसे कहा जाता है, तो उस जीवन में उन्हें जो सुख मिला था उसके बारे में वे कहना नहीं चाहते और अपने जीवन के अपार दुखों को भी वो व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दुखों की व्यथा भी थक कर सो गई है। यानी जीवन में इतने दुख उन्हें मिल गए हैं कि अब दुख भी उनके लिए, बड़े बड़े दुख भी कोई मायने नहीं रखते, इसलिए कवि मौन ही रहना चाहते हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। यानी जिस प्रकार की सोते समय रात में जो सपने आते हैं और वो सपने एक छल होते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में वो हर सपना सच नहीं होता है। तो इसी प्रकार से उनका जीवन में जो सपने जो हैं वो उनके पूरे नहीं हो पाते हैं और बहुत संकटों के बीच में बीत रहा है जीवन। तो इसलिए सपनों की उपमा देते हुए उन्होंने एक छल व्यक्त कर किया है कि जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। और ये उनके जीवन की विडंबना है कि वे अपनी इन कमजोरियों का बखान करके जग हंसाई, यानी सारे संसार में अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन जो होता है, सुख में सब साथ देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई दुख आ जाए तो वो दुख को एक दूसरे को बता करके और उसका मजाक बनाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए कवि अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता है कि जीवन उनके साथ जो छल कर रहा है और जो जीवन और उनका भाग्य जो है उनके साथ जो संघर्षों का दौर गुजारने के लिए उन्हें विवश कर रहा है, तो वो इस तरह की कहानी किसी को नहीं सुनाना चाहते हैं। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु, यानी जो वो चाहता है वह वस्तु उसको मिल तो जाती है और प्रसन्न हो जाता है, लेकिन सपना नींद खुलते ही सपना टूट जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति सपने की तरह वो भी टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गईं, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। यानी वह जो सुख पाना चाहते थे तो वह सुख आकर भी उनसे दूर चला गया। तो इस प्रकार से उनकी आकांक्षाएं महज एक मिथ्या, मतलब एक झूठ बनकर रह गई हैं और सुख का स्पर्श उन्हें नहीं हो पाया है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि तो यदि तुम मेरे अनुभवों के सारे सार से, उसके जो अनुभव हैं उसका जो एक निचोड़ है, एक कंक्लूजन है, उससे अपने जीवन का घड़ा भरने अगर आप चाह रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कभी उजाला रहा ही नहीं है।
हर वक्त दुखों का अंधेरा ही छाया रहा है। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि भाषा कहीं सरल है तो कहीं इन्होंने कठिन शब्दों का भी उपयोग किया है और संस्कृत शब्दों का अधिक इन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही श्रृंगार रस और वीर रस का प्रयोग भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का नए संदर्भ में प्रयोग किया है। काव्य में बारीकी से इन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही इनकी जो कल्पनाशीलता है अन्य कवियों से एकदम अलग है और इनके काव्य में कोमलता, मधुरता के साथ ही शक्ति और ओजपूर्णता है। अगला पद है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर तो क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 4 आत्मकथ्य से ली गई हैं और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि उनके जीवन के बारे में खाली गागर की उन्होंने उपमा दी है और इस संसार में सुख की आशा कवि ने छोड़ दी है और जो थोड़ा सा सुख उन्हें जीवन में मिला था उसके बारे में वे कहना नहीं चाहते हैं, यानी अपने जीवन के अपार दुखों को भी वो व्यक्त नहीं करना चाहते हैं और दुखों की व्यथा भी जो है थक कर सो गई है, यानी इतना उन्होंने जीवन में दुख देख लिया है कि दुख भी उनके आगे झुक गया है और इसलिए कवि मौन ही रहना चाहते हैं। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए थे जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे थे और उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए, यानी कभी भी वो जीवन में प्रेम नहीं पा सके। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अगर अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहते हैं, कवि की जो सादगी है और विनय का स्पष्ट प्रमाण इस कविता में मिलता है और वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं और कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है और उनके अतीत को मत छुओ, यानी उनका जो भूतकाल है, जो पास्ट है, उसको वे उरेदना यानी उन बातों को बार बार याद नहीं करना चाहते और ना ही किसी को सुनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया है कि उनका मौन रहना ही ज्यादा अच्छा है। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि भाषा कहीं सरल है तो कहीं कठिन है और संस्कृत शब्दों का अधिक इन्होंने प्रयोग किया है और श्रृंगार रस के साथ ही वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। अगर इनके काव्य को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो श्रृंगार रस के साथ वीर रस का अलग ही इसमें प्रयोग दिखाई देता है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का भी इन्होंने नए तरह से प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में बारीकी से चित्रण और कल्पनाशीलता इनको अन्य कवियों से इनकी छवि अलग बनाती है और साथ ही जयशंकर प्रसाद जी की काव्य में कोमलता और मधुरता है तो उनके साथ ही शक्ति और ओजपूर्णता भी है। स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।